हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि उन्होंने प्रदेश के बजट को एक नई दिशा देने का काम किया है। यह एक डायमंड बजट है जिसमें गुणात्मक वृद्धि पर जोर दिया गया है। इसमें समर्थ हरियाणा, अंत्योदय, सतत विकास और पर्यावरण जैसे विषयों पर विशेष तौर पर फोकस किया गया है। यह पहली बार है कि मंत्रियों, अर्थशास्त्रियों व समाज के प्रबुद्ध वर्ग के साथ साथ अन्य हितधारकों के साथ बैठक करके बजट तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री हिसार स्थित गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय में पिछले दिनों विधानसभा में पेश किए गए बजट से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार का बजट पेश करने से पूर्व 8 बैठकें कर 550 लोगों से इस संबंध में सुझाव लिए गए और चर्चा की गई। पहली बार बजट पेश करने के बाद 74 विधायकों की 8 कमेटी बनाकर इस पर चर्चा की गई। अलग अलग सुझाव आमंत्रित किए गए। 2 मार्च से 22 मार्च तक चले बजट सत्र में 12 बैठकें हुई, 50 घंटे चर्चा चली और सभी विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र से जुड़े मुद्दों के साथ साथ बजट पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने इस बजट में हर वर्ग और हर क्षेत्र को पैसा दिया है। पिछले वर्ष 1,53,000 करोड़ रुपए का बजट था, जिसमें 15% की बढ़ोतरी करते हुए 1,70,000 करोड़ रुपए का बजट इस बार पेश किया गया है। विशेष एक विषय को लेकर के आज की इस गोष्ठी का, एक सेमिनार का जिसको कहें, आयोजन किया गया है और वो है इस बार का हरियाणा सरकार का जो पेश किया गया बजट है उसके ऊपर कुछ चर्चा। पहली बात कि बजट पेश करने में कुछ विशेष परंपराएं स्थापित करने की कोशिश की है। पहले तो ये कहा जाता था कि बजट केवल वित्त मंत्री का अपना एक विचार होता है, वित्त मंत्री एक दिशा सामने रखता है, बाद में उस पर चर्चा होती है और फिर उसको लागू किया जाता है। लेकिन पिछले अनुभव ये बताते हैं कि बजट एक बार पेश हो गया, बाद में विचार करो ना करो, वही बजट लगातार चलता है। वो फिर वित्त मंत्री के द्वारा कही हुई बात, सरकार का एक डॉक्यूमेंट और उसको आगे प्रयोग करना। लेकिन पिछले 3 साल से इसमें थोड़ा परिवर्तन करना शुरू किया कि बजट से पूर्व जो भी स्टेक होल्डर्स हैं या जो इस विषय में अपनी जानकारी, ज्ञान रखते हैं, उन सबकी प्रतिभागिता, उनसे चर्चा करना और चर्चा करने के बाद फिर उसमें जितने सुझाव ये काम के होते हैं उन सबको और समाहित करते हुए बजट को तैयार करना। मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी नई बात, कोई भी अच्छी बात ऐसा नहीं है कि कोई ऊपर सरकार में बैठे हैं, मंत्री बन गए हैं, मुख्यमंत्री बन गए हैं, या बहुत ही जो ज्ञाता हैं, अर्थशास्त्री हैं, केवल वही सोच सकते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सामान्य कार्यकर्ता भी, सामान्य व्यक्ति भी कई बार अच्छी बात सोच लेता है और उन अच्छी बातों को समाहित करने में उसका उपयोग होता है। अगर ठीक से विधिवत अगर उसकी वो कोई भाषा ना बना पाए तो भी एक आइडिया उसको मिलता है, आइडिया उसमें से मिलता है, उसमें से फिर उसको लागू किया जाता है। इसलिए मैंने 8 बैठकें की और लगभग 550 लोगों से वार्तालाप हुई, तब जाकर के ये बजट तैयार हुआ। और फिर बजट तैयार करने के बाद इस बार एक और विशेष हमने योजना बनाई कि विधायकों की कुछ कमेटीज बनाई, 8 कमेटीज, 74 विधायकों को अलग अलग कमेटियों में बांट करके हमारे विधानसभा अध्यक्ष ने, और उनको कुछ विषय दे दिए बजट के, और वो बजट जो घोषणा की थी वो उनको बता दिया, इसके ऊपर चर्चा करो, इसमें सब बातें ठीक हैं या कोई नया सुझाव इसमें दे सकते हैं क्या, कोई सुझाव इस बार के बजट में भी माना जा सकता है और मानो किसी कारण से इस बार वो संभव नहीं हुआ तो आगे के लिए उसको 3 महीने बाद, 6 महीने बाद फिर से जब सेशन होते हैं उसके अंदर उसको ला करके उसको किया जा सकता है शामिल। तो इस प्रकार ये जो बजट बनाया गया, इसमें हमने सहभागिता बहुत लोगों की की है और जो चर्चा भी हुई है विधानसभा में इसमें भी हमने इस पर पर्याप्त समय दिया। कुल 2 मार्च से और 22 मार्च के बीच में 10 दिनों में 12 बैठकें हुई, 50 घंटे इस पर चर्चा हुई और मैं समझता हूँ हरियाणा के इतिहास में
सबसे बड़ा ये एक कार्यकाल था जिस पर चर्चा विधायकों ने की है इस बार। उन्होंने बजट पर भी बोला, अपने विधानसभा क्षेत्र के बारे में बोला, डिमांड्स भी रखी। तो ये एक प्रकार का जो सारा विषय है उसको हमने रखा। अब बजट की विशेषताएं। बजट 3 विषय बजट के रखने के समय हमारे सामने होते हैं। एक होता है उसके जो पैरामीटर्स हैं। पैरामीटर माने कितने % हमारा घाटा रहना चाहिए, कितने % हमारे किस मद में कितना खर्च होना चाहिए, कितना हमको ऋण लेना चाहिए, और उस बजट को जिसमें पैरामीटर्स के अंदर कुछ पैरामीटर तय होते हैं, रिजर्व बैंक तय करता है, भारत सरकार तय करती है, तो पैरामीटर्स तय होते हैं, उसके अंदर अगर बजट बनता है तो बजट को बढ़िया कहा जाता है। और अगर उन पैरामीटर्स को कोई संगठन तोड़ देता है, कोई सरकार तोड़ देती है, तो उस बजट को कमजोर बजट या मजबूरी में बनाया गया बजट ये कहा जाता है। तो इसमें जैसे राजकोषीय घाटा होता है, राजस्व घाटा होता है, जीएसडीपी का और ऋण का ये रेशो होता है, वार्षिक ऋण हमको जीएसडीपी का कितने % लेना चाहिए, ये उसके पैरामीटर होते हैं। तो इसके अंदर बजट रखना ये एक सुखद पहलू होता है। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हरियाणा में और प्रदेशों के बजाय कुछ प्रदेशों ने लिमिट्स को खूब तोड़ा है, लेकिन हरियाणा में ये सारे चारों पैरामीटर विद इन लिमिट्स हैं। हमने एक भी पैरामीटर तोड़ा नहीं है। यानी अगर मैं ऋण और जीएसडीपी के अनुपात की बात कहूं तो 25% के अंदर रखना होता है। आज भी हम 24% पर हैं। और उदाहरण के लिए अगर मैं बताऊं, पंजाब इस समय 48% पर पहुंच गया है। अब इसका फर्क क्या पड़ता है, असर क्या पड़ता है, ध्यान करिए। ऋण लेना लगातार सरकारों का काम होता है। ऋण लेंगे तो विकास का काम होगा, अपने खर्चे ठीक से चलाएंगे। फिर साथ साथ उस ऋण को वापस भी करना होता है, उसका टाइम टेबल शेड्यूल तय होता है, मूल राशि और उसका ब्याज ये वापस करना होता है। जिस समय तय है उस समय उसको देना ही देना है, बाकी काम चले चाहे ना चले। लेकिन जिनके पैरामीटर ठीक हैं उसको नए ऋण लेने में जो सुविधा होती है, आज हम 6-6.5% की दर पर हरियाणा सरकार ऋण लेती है और लोग हमको आके देते हैं, खुशी खुशी देते हैं। पंजाब सरकार आज जब ऋण लेना चाहेगी और 48% से ऊपर, तो उनको ब्याज भरना पड़ेगा 10%। ये होती है साख। अगर 25% से नीचे रहेगा तो साख अच्छी है, 48% पहुंच गए तो आपकी साख खत्म हो गई है। जैसे एक व्यापारी ज्यादा कर्जे में डूब जाए, उसको कर्जा कोई नहीं देता, उसके ऊपर कर्ज कम हो तो साहूकार आ के देते हैं, भैया तू ले ले, यहाँ सुरक्षित है तुम ले लो। तो हमारे पास तो लोग आ करके देते हैं। ऐसे ही हर वर्ष का जो जीएसडीपी का ऋण की लिमिट होती है, वो जीएसडीपी के पहले 3% था, बाद में फिर कोविड के समय 4% हुआ, अभी 3.5% है। लेकिन हम लगातार कोविड के वर्ष में भी और इस वर्ष में भी 3% से नीचे ही हैं। पिछले साल 2.99 था और इस बार का जो नया बजट हमने बनाया है 2.98 का बनाया है, ताकि हम 3 से ऊपर ना जा सकें। हमें छूट है 3.5 तक की भी लेने की, लेकिन हम नहीं लेंगे। ब्याज पर ऋण उतना ही लेना चाहिए जितना आसानी से उतर सके। दूसरा पहलू होता है उसकी दिशा, कि बजट की दिशा क्या है। बजट तो जब से प्रदेश बना है सन 66 से हर साल बन रहा है, लेकिन हर साल एक ही बात, जो तीसरा पहलू है वो है कि किस वर्ग को, किस क्षेत्र को कितना पैसा आपने दिया। केवल यही ध्यान रखा जाता है कि पिछले साल किसी मद में 800 करोड़ दिया था, इस बार वो 850 किया कि नहीं किया। पिछली बार 2000 किया था, इस बार वो 2100 किया कि नहीं किया। केवल एकमात्र पहलू ये ध्यान रखा जाता था। लेकिन हमने कहा नहीं, वो तो एक पहलू ऐसा है जो हमने करना ही करना है। सड़कों पर कितना पैसा लगेगा, शिक्षा में कितना लगेगा, चिकित्सा में कितना लगेगा, मेडिकल कॉलेज में कितना लगेगा, इंडस्ट्री में कितना लगेगा, खेल में कितना लगेगा, ये सब जितने पहले से पैरामीटर्स हैं उससे कुछ ना कुछ बढ़ा के ही करना है। क्योंकि बजट का जब टोटल साइज बढ़ा है तो और विभाग का भी बढ़ेगा। हमारा बजट का साइज पिछले साल 1,53,000 करोड़ रुपया था और इस बार 24,000 करोड़ बढ़ा करके 1,77,000 करोड़ रुपया हमने बनाया है। 1,77,000 करोड़ रुपया, लगभग 15% की वृद्धि है। अब ये बनाने के बाद अनुमान होते हैं, कई बार
उससे थोड़ा कम भी खर्च हो जाता है, कई बार उससे ज़्यादा भी खर्च होता है। ज़्यादा होता है तो उसका प्रबंध करना पड़ता है, कम होता है तो उसका बचाव हो जाता है, बचता है तो फिर कहीं ना कहीं उसका ऋण देने में या इसमें उसमें उपयोग होता है। लेकिन बजट जो बनाया गया उसका अंतर बता रहा हूँ 15.5%। तो 15.5% बजट अगर बढ़ाया तो कहीं ना कहीं 15.5% जाएगा ही। वो इतना महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें दिशा क्या है। दिशाएं 3-4 दिशाएं हमने इसमें तय की हैं। पहली बात कि हमारे बजट में हमने उसको वज्र बजट कहा है, और वज्र बजट का अर्थ है डायमंड बजट जिसको हम कहेंगे, कि उसमें सॉलिडनेस चाहिए। और सॉलिडनेस तब होती है जब हम चीज़ों को उसकी गुणात्मक वृद्धि करें। संख्यात्मक वृद्धि करना कोई खास बात नहीं है, गुणात्मक वृद्धि कैसे की है अर्थ स्पष्ट है, आप समझ सकते हैं। एक सड़क हमने बनाई, उसके पैरामीटर कमजोर हैं, वो 1 साल बाद टूट जाएगी। लेकिन अगर गुणात्मक वृद्धि की है, वही सड़क 7 साल, 8 साल, 10 साल भी चलेगी। गुणात्मक वृद्धि का एक पैमाना हमने सामने रखा, और समाज को एक दिशा देने वाला, व्यवस्थाओं को मजबूत करने वाला। तो ऐसी चीजें जो मैं जिसको मोटे मोटे तौर पर बता सकता हूं, जैसे कृषि हमारा जो ग्रीन रेवोल्यूशन था, जिसके अंदर हमको अन्न की बड़ी आवश्यकता थी, लोग भूखे ना रहे, हर एक के पेट में अन्न जाए, मात्रा पर जोर दिया, और केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इसके ऊपर जोर लगाया। अनाज बढ़ गया। आज अनाज इतना हो गया कि हमारे भंडार भरे पड़े हैं, भंडारों के अंदर गल रहा, सड़ रहा है। वहीं पर ध्यान में क्या आया कि इस केमिकल के प्रयोग के कारण से जो अनाज है उसमें भी विष पैदा हो गया है, और उस अनाज को खाने के बाद बीमारियां वो घर कर गई हैं। कैंसर की बीमारी, मधुमेह की बीमारी, कितनी बीमारियां शरीरों में लग गई हैं। ये हमारा जो ग्राफ है बढ़ गया है बीमारियों का। खोजबीन चली, रिसर्च हुए, और रिसर्च में से आया कि इस अन्न में पैदा करने में हमको परंपरागत व्यवस्थाओं पर जाना होगा। बायो फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक खेती, प्राकृतिक खेती, जीरो बजट खेती, कितने ही प्रकार नए आ गए हैं। तो हमने कहा ठीक है, हम इस पर परिवर्तन करेंगे। और परिवर्तन करने में पहली बार जीरो बजटिंग खेती और प्राकृतिक खेती को विकास हमें ध्यान दिया है। हमने कहा पहला साल है ना, 100 क्लस्टर जो 25-25 एकड़ के, उन किसानों को कहेंगे कि 25 एकड़ के क्लस्टर में आप ऑर्गेनिक खेती करो। किसान डरता है कहीं उसमें उपज हमारी कम ना हो जाए। हमने कहा 3 साल तक आपका जो घाटा पड़ेगा इसके कारण से वो सरकार देगी, आप करो तो सही। दूसरा परिवर्तन वो था हमारी चिकित्सा पद्धति। चिकित्सा पद्धति में भी हम ज्यादा जोर हमारा एलोपैथी पर हो गया, और ये एलोपैथी आज सब जानते हैं, मानते भी हैं। जानने में और मानने में फर्क होता है। सब जानते भी हैं, मानते भी हैं कि आज एलोपैथी के कारण से, दवाइयों के कारण से साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हो गए हैं। एक बीमारी ठीक होती है, 3 बीमारियां और साथ बढ़ जाती हैं। फिर महंगी बहुत हो गई है चिकित्सा पद्धति, आम आदमी उस पर कुछ उतना ज़्यादा जितना खर्च करना चाहिए, जितना शरीर को संभालना चाहिए, कर नहीं पाता। ये तो धन्यवाद है प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत हर गरीब परिवार का बीमा कर दिया, हर गरीब परिवार का कर दिया। हम भी उसमें कुछ चीज़ें और जोड़ रहे हैं, वो बताऊंगा मैं। लेकिन एलोपैथी ये अंतोगत्वा, ये चिकित्सा पद्धति अंतिम फाइनल नहीं है। हमें प्राचीन अपनी परंपरागत चिकित्सा पद्धति पर जाना होगा, वो है आयुर्वेद पद्धति। और आयुर्वेद पद्धति के कारण से आज भी घरों में बुजुर्ग, हमारी माता, दादी, नानी बहुत सी चीजें ऐसी जानती हैं, नुस्खे जानते हैं, कि जो आज भी बीमार आदमी को, बालक को, बड़े को, छोटे को वो खिला देते हैं, पिला देते हैं। तरह तरह की चाय, तरह तरह के नुस्खे। पेट दर्द हो गया, बेटा ये खा लो। पेट दर्द हो गया तो और कुछ नहीं है, काली मिर्च, नमक मिलाकर, अजवाइन मिलाकर दे दो, ठीक हो जाएगा। तो ऐसी ऐसी चीजें। अब इसका यह अर्थ नहीं है कि हम बिल्कुल उन्हीं चीजों पर प्रचारित करेंगे, लेकिन नहीं, उसके अंदर आयुष नाम से जो विभाग बना है,
जिसके अंदर आयुर्वेद भी है, योगा भी है, यूनानी भी है, होम्योपैथी भी है। तो ये सब पद्धतियां, इसका विकास करना पड़ेगा। और योगा ऐसी चीज है, दवाई भी नहीं चाहिए। योगा के कारण से हमारा शरीर ये कैसे ठीक हो सकता है, तो हमने इसको बजट में पूरा स्थान दिया है। पहला काम क्या है कि यानी आयुर्वेद और एलोपैथी, इन सब की एक कंबाइंड पैथी बनाने के लिए किसी एक मेडिकल कॉलेज में और इसका विभाग बनाएंगे, ताकि दोनों मिलकर के काम करो कि कैसे इसको आगे बढ़ा सकते हैं। अभी तक दोनों में 36 का आंकड़ा है। आयुर्वेद वाले एलोपैथी का विरोध करते हैं, एलोपैथी वाले आयुर्वेद का विरोध करते हैं। हमने कहा मिलकर के इकट्ठा बन के कुछ तो करो। हमारे नीचे लेवल पर, डिस्पेंसरी लेवल पर, पीएचसी लेवल पर हम क्या आयुर्वेद की चीजें नहीं खड़ी कर सकते? 2000 वेलनेस सेंटर्स ये हम हरियाणा में बनाएंगे कि जहां जहां गांव के अंदर पार्क कम व्यायामशाला जो पहले हमने बनाया था, उसका नाम योग व्यायामशाला हमने कर दिया है कि योग और व्यायामशाला दोनों, वहां पर वेलनेस सेंटर्स हर एक में एक आयुर्वेद का डॉक्टर होगा, एक वहां डाइटिशियन भी होगा, योग शिक्षक भी होगा, ताकि वहां गांव के शहर के लोग जा करके और सुबह शाम अपने शरीर को तंदुरुस्त रख सकें। बीमारी न लगे, ये हमारा फोकस है। बीमारी लग जाए उसका इलाज करना है हमको, लेकिन जितनी बीमारी कम लगे उतना हमारा सब कुछ बचेगा। दवाई बचेगी, बजट बचेगा, शरीर लाभ यानी तंदुरुस्त रहेगा, सुरक्षित रहेगा, खुशहाल रहेगा। तो हम उस ओर आगे बढ़ रहे हैं। एक कहावत है अंग्रेजी में, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी किसी भी इलाज से परहेज भला। तो इसलिए इस पद्धति को भी हम लागू कर रहे हैं। तीसरा, शिक्षा। शिक्षा में भी हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बनाया है। आज स्कूलों की संख्या की कमी नहीं है, कॉलेज की संख्या की कमी नहीं है, यूनिवर्सिटीज भी बहुत हो गई हैं, लेकिन शिक्षा का स्तर, लोग डिग्रियां ले आते हैं, कई तो ले आते हैं पढ़ करके ले आते हैं, कुछ लोग बिना पढ़े भी ले आते हैं, ऐसे सिस्टम भी बन गए हैं। खूब फर्जी डिग्रियों का बाजार लगा हुआ है। हालांकि मुझे संतोष इस बात का कि हरियाणा में वो नहीं चल रहा है। तो शिक्षा का स्तर ऊंचा करने के लिए आज हमारे सरकारी स्कूलों में सामान्यतः जो गरीब परिवार का बालक है, अब उसके पास पढ़ाने के लिए, थोड़ा आगे बढ़ने के लिए कोई साधन नहीं है, इसलिए वही सरकारी स्कूलों में भेजता। थोड़ा ठीक ठाक परिवार हो तो सब प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं। साफ अंतर है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर नीचा है। इसको कैसे ऊंचा उठाया जाए? तो एक नई कैटेगरी स्कूलों की शुरू की है, वो है मॉडल संस्कृति स्कूल। अब ये मॉडल संस्कृति स्कूल पहली बार हमने खोले हैं। 500 मॉडल संस्कृति स्कूल इस बार खुल जाएंगे और इसका प्रयोग करने के बाद आगे धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। बल्कि जो अभी तक 138 स्कूल खुले हैं, उसमें जितनी सीटें हैं उससे डबल संख्या हो गई है। वहां अध्यापक कहते हैं कि हमारे यहाँ बिल्डिंग कम पड़ रही है, अध्यापक कम पड़ रहे हैं, संख्या हमारी बढ़ रही है। पिछले साल लगभग 2.5 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों में बढ़े हैं जो प्राइवेट स्कूल छोड़ के आए हैं। उसमें 2 कारण हैं। मैं एक यही कारण नहीं मानता हमारी शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो गई, एक ये कारण है, एक कारण कोविड भी रहा है। कोविड में बहुत परिवार ऐसे हैं जो अपनी आय के साधन कम कर चुके थे, आय खत्म हो गई थी, बच्चों की फीस नहीं दे पाते थे, इसलिए वहां से छोड़ के यहाँ आए हैं। लेकिन हम अपने स्कूलों के लेवल को अच्छा करेंगे ताकि बच्चे फिर जो छोड़ के किसी भी कारण से आए हों, अच्छी शिक्षा उनको यहाँ मिलती रहे, बल्कि और ज़्यादा बच्चे यहाँ आए, उनको भी हम अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था देंगे। मेरा ये मतलब नहीं है कि प्राइवेट स्कूल बंद करने हैं हमको। हमने एक और नई बात भी जो की है, वो सहभागिता का विषय आगे आएगा, उसके अंतर्गत कि हम जो ऐसी अच्छी व्यवस्थाएं प्राइवेट क्षेत्र में हैं, उनके साथ सहभागिता करेंगे और उनको सरकार के साथ जोड़ करके, सरकार के पास साधन पर्याप्त हैं, मानो उनके पास कोई अच्छी विधि है, उसको जोड़ करके हम स्कूलों की व्यवस्था अच्छी खड़ी करेंगे। तो इसके लिए एक नया शब्द प्रयोग हमने किया है, केवल एजुकेशन में नहीं और क्षेत्रों में भी। अभी पहले ये होता था ये काम सरकारी है, ये काम प्राइवेट है। एक टर्म चली PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, PPP।
हमने कंसेप्ट अब इस बार का खड़ा किया है GCP, गवर्नमेंट कम्युनिटी पार्टनरशिप। गवर्नमेंट के साथ जो संस्थाएं हैं उनको जोड़ करके और फिर एक पार्टनरशिप की जाए, क्योंकि संस्थाओं के पास बहुत अच्छा ज्ञान भी है, अच्छा उनके पास कैपेसिटी है, बहुत कुछ है, लेकिन सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे। आखिर तो जनता को जनता के हित में काम करना है, प्राइवेट और सरकार दोनों मिलकर के करें, वो भी अच्छा उपयोगी रहेगा। कुल जो 5 ऐसे बिंदु जिसको मैं वज्र मॉडल, डायमंड मॉडल की बात कर रहा था, उन्हें 5 बिंदु सामने रखे, मैं उनकी 5 की चर्चा करता हूं। पहला उसमें समर्थ हरियाणा। समर्थ हरियाणा किस प्रकार से कि हमारे यहां जो सूचना का तंत्र है पहले बहुत कमजोर था। उस कमजोर तंत्र के कारण से कोई भी चीज कहां हो गई, सरकार को तो कई बार दिनों दिन, महीनों महीने बीत जाते थे तब मिलता था। तो एक तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी के ऊपर हमने जोर लगाया है कि इस आईटी के सिस्टम ज्यादा बढ़ाए जाए, ताकि हर आदमी कितनी दूर बैठा हो वो उसकी जानकारियां तुरंत उसको मिल सकें। संयोग से वर्ल्ड वाइड ये फिनोमेना हो गया है कि आज इंटरनेट का ज़माना है, इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़माना है, हमारे हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, हर व्यक्ति के पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, आईपैड है, तो ये सारी चीज़ें उसके पास आ गई है। इसलिए सूचनाओं का आदान प्रदान तभी होगा जब नेटवर्किंग अच्छी होगी। हरियाणा में चाहे वो BSNL के हैं, चाहे प्राइवेट क्षेत्र के हैं, आज गांव-गांव तक नेटवर्क पहुंच गया है। कोई गांव ऐसा नहीं है जहां नेटवर्क नहीं हो। कभी कभी एक आध जगह मिलती है तो हम तुरंत बातचीत करके कंपनी से वहां उसका नेटवर्क पूरा हो जाए तो उसका टावर पिलर लगवा देते हैं, ताकि कोई एरिया ऐसा ना बचे, खेतों में भी लोग मोबाइल लेके घूमे तो कोई नेटवर्क की कमी ना मिले। उसके लिए हमने फिर डाटा इकट्ठा करना, डाटा बैंक बनाना, जैसे परिवारों का डाटा बैंक ये हमने बनाया। सब परिवारों को उस परिवार की एक्चुअल पोजीशन आज क्या है, हर परिवार की जानकारी हमको होनी चाहिए, ताकि किस परिवार की क्या आवश्यकता है ये उसको हम दे सकें, किस परिवार में क्षमता कितनी है उसका हम उपयोग कर सकें। दोनों तरफ का मामला है। तो हमने पहले तो आधार कार्ड बना। आधार कार्ड होता था इंडिविजुअल जो है उसकी, एक सिटीजन की जानकारी, लेकिन परिवार की जानकारियां कभी भी किसी जगह पर उपलब्ध नहीं होती थी सिवाय एक राशन कार्ड में कि आपके परिवार के कितने मेंबर हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता था। हमने परिवार पहचान पत्र में हर सदस्य, उसका नाम, उसकी वल्दियत, उसका एड्रेस, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसकी पढ़ाई क्या है, उसका व्यवसाय क्या है और उसकी वार्षिक इनकम क्या है, क्योंकि आखिर तो किसकी इनकम कितनी है, आवश्यकता उसी के हिसाब से उसकी पूरी करनी है। अगर उसकी इनकम का हमें पता नहीं होगा तो हम योजनाएं भी बना नहीं सकते। आज सरकारी योजनाओं का लाभ सबसे पहले उसको देना पड़ता है जो गरीब है। तो उस नाते से एक समर्थ हरियाणा, इस नाते से कि उसके अंदर सब चीजों की जानकारी उसकी हमें मिले, तो वो हमने करना शुरू किया। साथ में दूसरा अंत्योदय। अंत्योदय का मतलब जो गरीब परिवार है, उस गरीब परिवार के लिए किस प्रकार से हम उसकी सहायता कर सकते हैं, इसकी योजनाएं बनानी शुरू की है। इनकम के बाद उसकी वेरिफिकेशन कराई और गांव-गांव में हर बूथ लेवल पर एक 5 लोगों की कमेटी, जिसको लोकल कमेटी कहा है, वो कमेटी हमने बनाई। उसमें अलग अलग टाइप के लोग हैं। उसमें कॉलेज का विद्यार्थी भी रखा है हमने, ताकि जो आसपास के हमारे यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के विद्यार्थी हैं वो वहाँ लगे, वहाँ के प्राध्यापक हैं वो लगे। एक हमारा सरकारी कोई ना कोई क्लास C का कर्मचारी उसमें लगाया हमने। एक डाटा एंट्री ऑपरेटर, जो भी कोई CSC चलाता है या कोई कंप्यूटर जानता है, उसको भी हमने रजिस्टर किया है। सोशल वर्कर भी उसमें लगाए हैं। वॉलंटियर्स ये हमने रजिस्टर किए हैं, वॉलंटियर्स को उसमें लगाया जो समाज सेवी हैं। तो ऐसे लोगों को, जो आसपास मोहल्ले के लोग होते हैं, वो अलग अलग तरीके से बताते हैं कि इस परिवार की क्या स्थिति है। थोड़ी एरर आ सकती है लेकिन ज़्यादा एरर नहीं आती है। और जब ज़्यादा एरर हमको कहीं दिखाई देती है, क्योंकि उसकी इनकम कितनी है, उसका रहन सहन कैसा है, उसका मकान कैसा है, गाड़ी रखी है कि नहीं रखी है, इसमें से पता लग जाता है कि आदमी कितना कमाता होगा। तो हमारी मान्यता यह बनी है कि न्यूनतम हर परिवार की 15,000 रुपये की इनकम तो होनी ही चाहिए। एक सामान्य 4-5 लोगों का परिवार है, 15,000 से नीचे अगर कोई है तो वास्तव में गरीबी रेखा से नीचे है। इनको हमने BPL माना है कि 1,80,000 साल की जिनकी इनकम, उसको BPL मानेंगे। अभी तक BPL की इनकम सिर्फ 1,20,000 रुपये थी, उसको 60,000 रुपया ऊपर रख के आका है।
बड़ी संख्या में लोग उसमें जुड़ रहे हैं, आएंगे, लेकिन जोड़ने से पहले उसकी वेरिफिकेशन जरूर करेंगे। अभी थोड़ी गड़बड़ भी होती है समाज में। जिसकी 4 लाख की इनकम है वो भी अगर हम देखते हैं, उससे पूछते हैं तुम्हारी इनकम कितनी है, वो कहता है 60,000 रुपया साल की है। 5 लाख वाले भी कहता है 1 लाख रुपया साल की है। तो ये जो गलत बोलने वाला एक सिस्टम है, इसको भी हम चेक कर रहे हैं, उसके लिए हमने प्रावधान किए हैं। अंत्योदय में जैसे मैंने बताया कि गरीब परिवारों के रोजगार देंगे तो वो थोड़ा सा ऊपर उठेगा। मुफ्त देने में तो सब देते रहो, अरे भाई लोगों की इनकम बढ़ाओ, उसमें मदद करो कितनी करनी है। हमने कहा कि जिसकी 1 लाख से इनकम पहले, जिसकी कम है पहले वो बुलाएंगे। अभी तक 2 राउंड कैंपों के लगे हैं, आपको जानकारी होगी, लगभग 250 से ऊपर कैंप लग चुके हैं और 1,80,000 लोगों ने अभी तक उसमें अटेंड किया है। 2.5 लाख लोग बुलाए थे, 1,80,000 आए हैं। उस 180 में से भी आधे लगभग ऐसे हैं जिनके फॉर्म स्वीकार हो गए हैं डिपार्टमेंट्स में, बैंकों में, जिनको लोन मिल जाएगा, जो वहाँ काम कर लेंगे। आधे ऐसे भी हैं जिनकी कोई कमियां पाई गई, या तो उन्होंने पहले से लोन लिया हुआ है वो वापस नहीं दिया, बैंक वाले उसको नहीं देते हैं, या उसकी इनकम ज़्यादा मिली है, कह तो गया, बाद में वेरिफिकेशन के बाद उसकी ज़्यादा मिली है, या जो काम वो कह रहा है अभी बैंक वाले उसको क्लियर ही नहीं कर रहे कि ये काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, क्योंकि इनको काम करना भी है, केवल लोन नहीं लेना है। तो ऐसे इनकी इनकम कैसे बढ़े, अब एक एक को चिन्हित करके बुला रहे हैं। हम डंडोरा पीट करके नहीं बुला रहे, अखबार में विज्ञापन देकर नहीं बुला रहे, बल्कि वेरीफाई होने के बाद जिन परिवारों का हमें पता लग गया कि इनकी इनकम 1 लाख से कम है, उनको फोन करके, उनको SMS भेज के उनको बुलवाते हैं कि भैया आप आ जाओ। जब ये स्तर ऊंचा थोड़ा सा और उठ जाएगा, फिर इससे अगली बारी भी आ जाएगी, 1 लाख से ऊपर वालों की भी आ जाएगी। लेकिन गरीब जो वेरीफाइड है उसकी मदद करना हमारा काम है। सरकारों के लोग कहते हैं हम काम करेंगे, ऊपर से नीचे तक सबकी संभाल करेंगे। मैं कहता हूं ऊपर से नीचे तक संभाल नहीं करेंगे, हम शुरू ही नीचे से करेंगे, नीचे वाले व्यक्ति को ऊपर उठाएंगे। तो हमने अंत्योदय के साथ सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात आपने सुनी होगी। 17 तरह के गोल्स हैं जो अखिल भारतीय स्तर के ऊपर, क्या ऑल वर्ल्ड लेवल के ऊपर, इन 17 पैरामीटर्स पर काम करने के लिए सबको, सरकारों को कहा गया है। तो उन सतत विकास के जो बिंदु हैं, एक एक करके, उसमें गरीबी भी है, भूखमरी भी है, उसमें विकास भी है, उसमें घर के अंदर हमारा पानी कितना है, घर के अंदर पीने का पानी है कि नहीं है, लाइट है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों पर भी काम कर रहे हैं। तो हम सतत विकास के जितने गोल्स हैं उन सबको पूरा करने की ओर भी आगे बढ़ रहे हैं। पर्यावरण, वैसे तो हम गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय में बैठे हैं, भगवान जम्बेश्वर, उनको तो पर्यावरण का मसीहा माना गया है। तो पर्यावरण के नाते सबसे बड़ी चिंता हमारी है कि आने वाली पीढ़ियां वो भी, यानी एक अपना जिंदगी का एक सांस जिसको कहना चाहिए वो ले सकें, उसके लिए भी हमको वातावरण बनाना पड़ेगा। वो चाहे हमारी जमीन हो, चाहे हमारा जल हो, चाहे हमारा जंगल हो, चाहे वायु हो, तो ये सारी चीज़ों का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। प्रदूषण को भी खत्म करना पड़ेगा, इसकी ओर भी हमने ध्यान करना शुरू किया है। पानी को बचाने के लिए हमने जो इरिगेशन है, पानी तो जितना है उतना है, और जब आएगा तब मिलेगा, लेकिन इरिगेशन में जो पानी उसका प्रबंधन करके, जहां फ्लड इरिगेशन है उनको हमने कहा कि आप लोग पैसा हम देते हैं, आप माइक्रो इरिगेशन पर आ जाओ। और माइक्रो इरिगेशन पर आओगे तो उसके सिस्टम का 85% पैसा वो सरकार दे रही है, सिर्फ 15% उसको लगाना है। और योजना हमारी है, प्रदेश का कोई एक भी एकड़ ऐसा नहीं बचना चाहिए जहां पानी हमने नहीं पहुंचाया, चाहे वो कैनाल का वाटर हो, चाहे वहां पर ट्यूबवेल का पानी है, जिस भी प्रकार का पानी हम पहुंचा पाएंगे। और ज़्यादा नहीं भी पहुंचेगा तो कम से कम वहाँ वर्षा का पानी जब होता है तो उसको कैसे एकत्र करना, इकट्ठा करना, उसके अंदर हम कोई माइक्रो इरिगेशन के अपने सेट लगा करके साल भर नहीं तो एक फसल का सिंचाई का कोई प्रबंध हम कर सकें, इस प्रकार कम कर रहे हैं। चाहे वो शिवालिक की पहाड़ियाँ और चाहे हमारी इधर अरावली की पहाड़ियाँ हैं, सब पहाड़ियों में कहाँ छोटे चेक डैम्स बनाए जा सकते हैं, इन चेक डैम्स की भी हम व्यवस्था कर रहे हैं, इसके ऊपर पैसा लगा रहे हैं। अभी पीछे शिवालिक के
लोगों को हमने बुलाया, 9 स्थान उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं जिनका हमने ओके कर दिया कि इस बार उनके चेक डैम्स बना दो। अगर 3-3, 4-4 गांव भी एक चेक डैम के साथ के पानी के साथ वो अपना काम चला सकेंगे तो कम से कम 40 गांव 9 चेक डैम पर हो जाएंगे। ऐसे ही अरावली क्षेत्र में जहां जहां पानी बह करके नदियों में चला जाता है उन सब के ऊपर हमने चेक डैम बनाने के लिए कह दिया कि पानी जहां एक भी बूंद गिरती है उस पानी को वहीं रोक लो, उसको ड्रेन आउट मत करो। और जो हमारे दक्षिण हरियाणा के तालाब हैं, इन तालाबों की खुदाई करके वर्षा के दिनों में जितना पानी उन तालाबों में ले जा सकते हैं भेज दें। वहां तालाब भरते भी नहीं है वर्षा के दिनों में। हमारे इस इलाके में तो बहुत तालाब ऐसे ओवरफ्लो हो जाते हैं, ड्रेन आउट करना पड़ता है पानी। आज भी बहुत सी जगह पर पानी खड़ा हुआ है, लेकिन दक्षिण हरियाणा के अंदर पानी पहुंच नहीं रहा है। उसके लिए भी ड्रेनिंग सिस्टम का हमने प्रबंध करने के लिए कहा है कि पानी जितना जहां हम खपा सकते हैं उसकी कैपेसिटी बढ़ाओ। जहां पानी फ्लड ज्यादा होता है, रिचार्जिंग वेल्स, पिछले साल तक 700 रिचार्जिंग वेल ये थे। इस बार बजट में हमने घोषणा की है कि 5000 रिचार्जिंग वेल हम लगाएंगे कि जमीन के अंदर पानी चला जाए। 5000 पानी जमीन में से निकल गया तो हमारी जमीन फोकी हो जाएगी और आने वाली पीढ़ियों को हम जमीन मिट्टी तो दे जाएंगे, पानी नहीं मिलेगा उनको। हर साल आज हर जिले में हमने देखा है कि लगभग 1 मीटर पानी डाउन चला जाता है। हमारे बीच में जो कृषि खेती से जुड़े हुए लोग होंगे अपने अपने इलाके में देख लो, हर 2 साल के बाद एक 15 फुट का पाइप डालना पड़ता है, नीचे डालना पड़ता है कि नहीं? जिनको ये जानकारी है पाइप हर 2 साल बाद 3 साल बाद डलता है, जरा हाथ खड़े कर दो। इतने लोगों को पता है पानी बहुत नीचे जा रहा है, उस पानी को निकालना बंद करो। धान की खेती कम करो, धान की खेती के बजाय दूसरी खेती यानी डाइवर्सिफाइड क्रॉप्स, इसके लिए हमने योजना बनाई है कि अगर धान का 1 एकड़ बोना आप बंद कर देते हैं, उसके बदले में मक्का बोते हैं, उसके बदले में दालें बोते हैं, उसके बदले में कपास बोते हैं, तो हम 7,000 रुपया एकड़ का आपको सब्सिडी देंगे। 7,000 रुपया आप धान बोना बंद कर दो, बस खाली छोड़ दोगे तब भी 7,000 रुपया दे देंगे। धान का 1 लाख एकड़ हमारा पिछले साल कम कराया हमने, 1 लाख एकड़, ताकि पानी की बचत हो जाए। प्रदूषण को कम करने के लिए भी एनसीआर के इलाके में खास करके बहुत शिकायतें रहने लग गई हैं, क्योंकि दिल्ली में एक एक चीज़ मॉनिटरिंग की जाती है। तो वहाँ कुछ हॉटस्पॉट्स ऐसे लगभग 100 के लगभग आइडेंटिफाई किए हैं। तो उन हॉटस्पॉट्स को ग्रीन स्पॉट कैसे बनाया जाए कि उस हॉटस्पॉट्स में इलाके में 1 किलोमीटर के अंदर अंदर जितने पौधे हरियाली जितना लगा सकते हैं लगाएं, ताकि वहाँ उसको ग्रीन करेंगे तो कम से कम प्रदूषण की थोड़ी सी कमी आएगी, सुविधा हो जाएगी। तो कहने का भाव मेरा यह है कि बजट के नाते से, वैसे तो मैंने 2.5 घंटे भाषण दिया था, लेकिन वो तो बजट का सीधा सीधा आंकड़ा होता, अब तो केवल आपको बताने समझाने के लिए बता रहा हूं। इसलिए बजट को हमने दिशा दी है, नई दिशा, चाहे वो खाने पीने में, प्राकृतिक में, चाहे शिक्षा में, चाहे दवाई में, चाहे प्रदूषण में, चाहे विकास में। विकास में भी एक बात तय की है, सड़कें हमारी बन तो रही हैं, लेकिन बनने के बाद मुरम्मत करने के लिए भी पैसा नहीं है, इंजीनियरिंग सिस्टम नहीं है। इस बार हमने तय कर दिया कि पीडब्ल्यूडी का पैसा 50% ही लगेगा नई सड़कों पर, शेष 50% तो योजना से केवल रिपेयर के लिए रखा जाएगा, ताकि हमारी बनी हुई सड़कें रिपेयर भी ठीक हो जाए, वरना इस ओर ध्यान नहीं जाता था। इस बार बजट को हमने बांट दिया 2 हिस्सों में, तो इसलिए सारे काम करने पड़ते हैं, हमने सब किए। स्वास्थ्य के नाते मेडिकल चिकित्सा शिक्षा हमने घोषणा की थी, हर जिले के अंदर 1 मेडिकल कॉलेज, और 4 जिले बचे हुए थे। इस बार 4 जिलों की भी उनकी घोषणा कर दी है। उन 4 जिलों में एक हमारे यहाँ का इलाके का फतेहाबाद है, एक चरखी दादरी है, एक पलवल है और एक पंचकुला है। तो इन 4 जिलों में मेडिकल कॉलेज होने के बाद हमारी वो जो घोषणा है, हर जिले में मेडिकल कॉलेज 22 के 22, उसमें कुछ प्राइवेट मिला करके ये 26-27 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे, और लगभग 3000 डॉक्टर्स हर साल नए MBBS में एडमिशन हो और 3000 डॉक्टर बने, ये हमारा टारगेट है। नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में भी चर्चा हुई। तो 2030 तक नई एजुकेशन पॉलिसी बननी है देश भर में। हमने अपने सभी वाइस चांसलर और सब लोगों से जो बातचीत की, जब एक एक बिंदु पर चर्चा की, तो सबने कहा कि इसको हम जल्दी कर सकते हैं। तो सबने मिलकर निर्णय लिया कि हरियाणा में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2025 तक लागू कर देंगे, हमको 30 तक आगे जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए नई एजुकेशन पॉलिसी पर भी हमने काम करना शुरू किया है। एक नया विषय और हमने किया है
कि जो हमारा अपना रेवेन्यू है, स्टेट ओन रेवेन्यू, उसके 7% का जो हमारी लोकल बॉडीज़ है, चाहे यूएलबीज हैं, चाहे पंचायती राज संस्थाएं हैं, उनको 7% की राशि ग्रांट में ये निश्चित मिलेगी, इसमें कोई कमी नहीं आने देंगे। और लगभग वो 7% के हिसाब से मुझे लगता है कि 5,000 करोड़ रुपए से ऊपर वो बन जाएगा। इसलिए गांव में, शहरों में भी कोई पैसे की कमी नहीं रहेगी। और हमने उन संस्थाओं को ऑटोनोमस पावर्स बहुत दे दी हैं कि अब जितना पैसा होगा उनको हम भेज देंगे। वहीं क्योंकि चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, अभी पंचायतों के चुनाव भी हो जाएंगे, नगर पालिकाओं के पहले चल ही रहे हैं, वो अपने आप उसकी योजना बनाएं, अपना बजट बनाएं साल में एक बार, वो भी जनता के प्रति उनका जो उत्तरदायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको संभालें। अगर पंचायत का काम है, नहीं करेगी तो फिर पंचायत के और जिला परिषद और पंचायत समिति के लोग ही जिम्मेदार होंगे। नगरों के नहीं होंगे तो नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, यही जो है इसके जिम्मेदार होंगे। हरियाणा सरकार इसकी जिम्मेदार नहीं होगी। हरियाणा सरकार का काम है उनको उचित साधन मुहैया कराना। हाँ, जहां कहीं आवश्यकता इससे ज़्यादा पड़ेगी और वो मांग करेंगे तो वो भी उनको देने में हम कहीं कोई भी कोताही नहीं बरतेंगे। हमने कुछ फंड ऐसे कमज़ोर इकाइयों के लिए भी अलग से रखे हुए हैं। बहुत गांव, बहुत शहर ऐसे हैं जिनकी अपनी इनकम बहुत है, उस इनकम का भी सदुपयोग वो ठीक करें। और इसके लिए सोशल ऑडिट सिस्टम, इसको मजबूत कर रहे हैं। समाज के लोगों को लगाएंगे, इसका ऑडिट करो। सरकारी ऑडिट में और समाज के ऑडिट में अंतर होता है। अभी तक सरकारी ऑडिट चलता है, लेकिन इसमें समाज के लोगों को, अग्रणी लोगों को, जो थोड़ा वॉलंटियर इस नाते से हों, जानकार हों इन चीज़ों को, या पुराने लोग जो चुने हुए प्रतिनिधि हों, रिटायर्ड लोग होते हैं, रिटायर्ड इंजीनियर होते हैं, ऐसे लोगों के साथ माध्यम से उनको जो है ऑडिट इसका वो भी हम कराएंगे। जन भागीदारी ज़्यादा कैसे हो, इसका हम ज़रूर विचार कर रहे हैं कि वो ज़रूर इसमें आगे बढ़ें।